हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सर जी बहुत बढ़िया हैं हम तो। हाँ, तो चलिए आज आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? डिडक्शन का चैप्टर। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आज ही ख़त्म हो जाए। है सर, आज ही ख़त्म हो जाए? ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 12 पेज का है। कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं, शायद आज ख़त्म हो जाए। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत मैंने आप लोग को सवाल करा लिए। अब सारे काम मैं नहीं करूंगा, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, हम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। बताइए क्या करना है। सवाल सारे आप होमवर्क में लिखिए डिडक्शन के। सर क्या बातें करते हो, सारी सवाल होमवर्क? जी, सारे सवाल आपके होमवर्क के हैं। मैं अब आपको सवाल इस चैप्टर पे नहीं कराऊंगा। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिडक्शन से स्पेसिफिकली सवाल नहीं आते। डिडक्शन से क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये मत कहना सर ने बोला कि सवाल नहीं आते। डिडक्शन से स्पेसिफिकली सवाल नहीं आते। क्या होता है, टोटल इनकम के सवाल आते हैं, या फिर अदर टाइप से कुछ भी आ सकता है। आपको हो सकता है पीजीबीपी का सवाल दिया हो और उसमें वो ये कह दे कि साहब कुछ डिडक्शन के पॉइंट डाल दे और उसके हिसाब से वो कहे कि भैया अब इसको करके आप दिखाइए। बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आपके सामने सिचुएशन आ सकती है। ओके सर, यानी कि कोई और सवाल बेसिकली फुल फ्लेज्ड होगा, उसमें एक आध पॉइंट जो है डिडक्शन की ट्रीटमेंट का डाल दिया जाता है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग बहुत आपसे क्वेरी करेंगे कि साहब हमें कोई टैक्स बचाने के तरीके बताओ। तो यही वो तरीके हैं जिससे टैक्स बचाया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिडक्शन। अच्छा, U/C का मतलब होता है अंडर चैप्टर 6A। क्या लिखा हुआ है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A के अंदर हम डिडक्शन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला देखिएगा क्या कहते हैं डिडक्शन क्या है। गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे, समझिएगा बात को। आपने कुछ इनकम कमाई, गवर्नमेंट चाहती है उस इनकम को जो आपने कमाया है उसमें से हम पूरा पूरा टैक्स कर देंगे। और अगर आप पूरा पूरा टैक्स नहीं कराना चाहते हो तो हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो फिर आपको टैक्स से रिलीफ मिल सकती है। आपकी इनकम में से उस अमाउंट को घटा दिया जाएगा। चूंकि घटा दिया जाएगा इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है डिडक्शन। ठीक है ना, डिडक्शन आपकी टोटल इनकम में से, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से उसको घटा दिया जाएगा और घटाने के बाद जो इनकम आएगी केवल उस पर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी होशियार है, वो जो चाहती है, जिस सेक्टर को वो प्रमोट करना चाहती है, जो टेंडेंसी वो इंसान में चाहती है कि वो करे, वही वही चीजें वो एग्जम्पशन में लेकर रखती है। ठीक है ना, बात समझ में आती है? सर हमें क्लियर नहीं हो रही अभी बात, कोई बात नहीं, जब आप चीजें पढ़ोगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे कि सर क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज गिवन अगेंस्ट ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, अब ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है सर? मैंने बता रखा है आपको, फिर भी दोबारा बताते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि जब आपकी जितनी भी इनकम होती है उसको आप अगर ऐड कर दें, सबसे पहला इनकम कौन सी? इनकम अंडर हेड सैलरी, सैलरी की अगर कुछ है तो, पीजीबीपी की अगर कुछ है तो, कैपिटल गेन की अगर कुछ है तो, हाउस प्रॉपर्टी की अगर कुछ है तो, अदर सोर्स की अगर इनकम कुछ है तो ये सारा आप जब ऐड कर लेते हैं, ये पांचों आइटम, पांचों हेड की इनकम जब आप ऐड कर लेते हैं तो फिर क्या आता है आपके पास? ग्रॉस टोटल इनकम। कहते हैं यहां से घटाया जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। यहां से घटाया जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, जब ये घटा दिया जाता है तो फिर आपके सामने क्या आता है? TI या फिर NTI, नेट टोटल इनकम। ठीक है, या फिर सिर्फ टोटल इनकम। ठीक है, वो आता है आपके सामने। तो वही बात लिखी हुई थी यहाँ पर कि साहब आपको डिडक्शन कहाँ से मिलेगी? तो आपको डिडक्शन मिलेगी GTI में से। अच्छा, यानी कि चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन हमें GTI से मिलेगी? यस, आपको चैप्टर 6A की जितने भी डिडक्शन, अभी आप जितने भी सेक्शंस पढ़ोगे वो कहाँ से मिलेगा डिडक्शन आपको? वो कहाँ से मिलेगा? GTI से मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम से मिलेगा, यानी पांचों हेड की इनकम जोड़ने के बाद। अच्छा, आगे लिखते हैं डिडक्शन कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। डिडक्शन को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब देखिएगा, अगर आपकी इनकम सपोज कीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम आती है आपकी, सपोज कीजिएगा 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी? जो भी मैंने बताया, अभी नीचे आएंगे कहाँ कहाँ आप पैसा बचा सकते हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे बचा सकते हो। तो कहते हैं अगर आपने उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके अगर आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? NTI कितना? -1 लाख? नहीं,
-1 लाख, नहीं ये नहीं होगा, एनटीआई हो जाएगी नील, एनटीआई हो जाएगी नील, यानी डिडक्शन कितनी मिली, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। तो सर जो 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा है मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट, उसका क्या करें, क्या उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लें और अगले साल उसको सेट ऑफ कर लें? नहीं साहब, ये नहीं कर सकते, डिडक्शन को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, डिडक्शन केवल उसी साल तक रहेगी। ठीक है, आपकी यानी जीटीआई या फिर जो डिडक्शन आपने की है, दोनों में से जो भी लोअर होगा, मैक्सिमम उतने की डिडक्शन मिल सकती है आपको, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर। क्या मतलब, डिडक्शन जो है चैप्टर 6 में अगर आपके 3 लाख जीटीआई है तो आप 4 लाख अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है एक्चुअली, तो भी ये 4 लाख एलिजिबल नहीं हो पाएगा डिडक्शन के लिए। कितनी डिडक्शन मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। तो सर जो बचा 1 लाख है, क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो क्या करें? भूल जाइए, वो आपको नहीं मिलेगा, वो भूल जाइए आप। अब आप उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। आगे देखिएगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अलाउड अगेंस्ट, किसके खिलाफ अलाउड नहीं है? एलटीसीजी, एसटीसीजी, 111A वाला और लॉटरी की इनकम। अच्छा, अभी आपने बोला जीटीआई, जीटीआई में क्या कैपिटल गेन भी शामिल होता है? यस सर, कैपिटल गेन भी शामिल होता है। तो क्या लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म दोनों आ जाते हैं? जी सर, दोनों आ जाते हैं। अच्छा साहब, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। लॉटरी अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है। हाँ, तो जीटीआई में तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इस इनकम से आपको किसी भी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलेगी, इस इनकम से आपको किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और यहाँ एलटीसीजी में नॉर्मल एलटीसीजी जो 20% टैक्सेबल होता है वो तो है ही है, साथ में जो 112A वाली एलटीसीजी थी जो टैक्सेबल होती थी एट द रेट ऑफ 10%, कितना? 1 लाख तक कुछ नहीं और 1 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल होती थी। याद आ रही बात? हाँ सर, वो तो कहते हैं इन दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में ही छूट आपको नहीं मिलेगी, दोनों ही प्रकार के एलटीसीजी से आप डिडक्शन नहीं ले सकते। साथ में एसटीसीजी 111A वाला जो कि 15% के रेट से टैक्सेबल हुआ करता था, उससे भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लॉटरी की तो बात ही अलग है, लॉटरी से तो कुछ नहीं मिलता, ना ही आपको इवन आपको स्लैब रेट का बेनिफिट भी लॉटरी से नहीं मिलता। ठीक है, लॉटरी जो होती है वो 30% से टैक्सेबल भी होती है फ्लैट। याद आ रही बात है? हाँ, टीडीएस, अच्छा टीडीएस तो भी पढ़ाया नहीं, चलिए फिर ये बता दूं, सारा टीडीएस भी आपका इकट्ठा कट जाता है लॉटरी में। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने एक बात और कही कि लॉटरी मतलब लॉटरी जीतने में अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया भी है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी अगर आपकी 1 लाख की लॉटरी लगी और आपने 5,000 की टिकट खरीदी थी तो वो 5,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये भी बताया मैंने। हाँ, और लॉटरी से आपको यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं मिलता अंडर चैप्टर 6 से वाला। यानी अगर 5 लाख की लॉटरी लगी, आप सोचते हो कि मैं कुछ पैसे एलआईसी खरीद लूँ, मेरा एटीसी में कुछ बचत हो जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको उसकी छूट भी नहीं मिलेगी। तो सर फिर क्या करें? लॉटरी से सिर्फ एक चीज मिलती है, 87A की रिबेट। ठीक है, उसकी भी कंडीशन है 3.5 लाख तक इनकम होनी चाहिए, तो 2,500 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। बात समझ में आती है क्या? हाँ, तो लॉटरी से सिर्फ एक चीज मिल सकता है, 87A की रिबेट। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर, हमें बात समझ में आ गई। डिडक्शन अलाउड नहीं है कहां से? एलटीसीजी, दोनों तरह का, नॉर्मल भी, नॉर्मल मतलब 112 वाला और 112A वाला, दोनों में से आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से अदर के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, बट 111A वाला नहीं मिलेगा। 111A वाला मतलब क्या? वही इक्विटी शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, आपने पे जब उसको ट्रांसफर किया तो उस समय एसटीटी आपने पे किया हुआ है, वो सारी बातें याद आ रही हैं, और वो शॉर्ट टर्म आपने होल्ड किया हुआ है। तो फिर अगर आप उसको बेचते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एसटीटी पे करते हुए, तो फिर उससे आने वाला जो गेन होता है वो 15% की फ्लैट रेट से टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट कहती है यार एक बेनिफिट तो दे ही रखे हैं, अब और बेनिफिट मत लो मुझसे, अब डिडक्शन मत मांगो इसमें। अब ये आप नॉर्मल टैक्स रेट में टैक्सेबल होते, कोई 20 में होता, कोई 30 में होता, कोई 5 में भी होता, कोई बात नहीं, मैं मोटा मोटी कह रहा हूं कि एक बेनिफिट तो दे रखा है कि फ्लैट 50% से टैक्सेबल करेंगे, अब और बेनिफिट मुझसे मत मांगो, मैं आपको चैप्टर 6 से कोई भी डिडक्शन देने वाला नहीं हूं साहब। चलिए साहब, और लॉटरी से भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। ओके, आगे आ जाइए। अब हम बात करना शुरू करेंगे इन चैप्टर्स के अंदर, ओहो, जो डिडक्शंस हैं इन चैप्टर के अंदर, उसकी बात करना अब चालू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास कौन सा आता है? सबसे पहला सेक्शन हमारे पास आता है 80C। कौन सा? सेक्शन 80C। जी, सबसे पहला सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 80C। अच्छा, मैंने एक बात और बता रखी थी आपको, वैसे तो ये सारी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हैं, है ना, लेकिन मैंने एक बात बता रखा था, जिस भी सेक्शन के आगे 80 आ गया
उसकी डिडक्शन कहाँ से मिलती है? जीटीआई से मिलती है। जी सर, जीटीआई से मिलती है। ओके, आगे चलिएगा, क्या कहते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड असेट। आपको कुछ स्पेसिफाइड असेट में क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा साहब। सेक्शन 80C देखिएगा, क्या कहते हैं, एलिजिबल असेसी डिडक्शन किसको मिलेगा? तो केवल और केवल इंडिविजुअल को और एचयूएफ को डिडक्शन मिल सकता है। इसके अलावा और फॉर्म ऑफ जो आपने पर्सन पढ़े हैं, कितने तरह के पर्सन होते हैं, 231 में पढ़ा होगा आपने। जी सर, तो उसमें और भी तरीके के पर्सन होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजीपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसे कहते हैं। हाँ, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? ट्रस्ट पढ़ा, सोसाइटी पढ़ा, यूनिवर्सिटीज, ये सब भी आती हैं आपकी पर्सन की कैटेगरी में। तो आपने बहुत सारे तरह के फॉर्म पढ़े हैं, कंपनी पढ़ा है, फर्म पढ़ा है, तो वो सब आपका डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल असेसी ही नहीं है। अच्छा, कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी? तो कहते हैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। अच्छा, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ये क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम लिमिट। इसका मतलब क्या? अगर आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 1 लाख, ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख, ठीक है, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख। भाई आप जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2 लाख, तब कितना मिलेगा? केवल और केवल 1.5 लाख। तब कितना मिलेगा आपको? 1.5 लाख मिलेगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख है। मैक्सिमम डिडक्शन आपकी 1.5 लाख है। हाँ साहब, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख है। इसका मतलब डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ₹1.5 लाख। अदरवाइज अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही कम किया है तो जो इन्वेस्टमेंट किया है केवल उसी को मिल पाएगा साहब, वो भी सब्जेक्ट टू जीटीआई। अगर जीटीआई आपकी 80,000 हो और आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट की है तो कितना मिलेगा? केवल 80,000 मिलेगा साहब। क्यों? क्योंकि एक्सेस क्या करें, भूल जाइए भैया, जीटीआई ज्यादा थोड़ी ना दे देंगे आपको डिडक्शन, हम उसको कैरी फॉरवर्ड और वर्ड नहीं कर सकते, एनटीआई हो जाएगी आपकी 0। ठीक है साहब, चलिए साहब आगे बात करते हैं एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, तो किसको मिलेगा डिडक्शन? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। अच्छा साहब, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है? इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड असेट। और वो स्पेसिफाइड असेट क्या है वही देखने चल रहे हैं कि क्या है स्पेसिफाइड असेट, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने को गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट कहती है कि आप एलआईसी का प्रीमियम भरिए, आप एलआईसी लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए साहब आप अपनी, ठीक है, आप सब लोग अपना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। लाइफ का इंश्योरेंस पता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है? जी साहब पता होगा, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो, फिर भी मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है। सबसे पहले देखना, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि आप अपने मतलब जो भी होता है, मंथली पे करो, ईयरली पे करो, छमाही पे करो, जो भी चाहो, ठीक है, तो आप प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम पे करते हो। सपोज कीजिए आपने 10 साल का पॉलिसी लिया हुआ है या फिर 20 साल का पॉलिसी लिया हुआ है, तो आप 20 साल तक प्रीमियम पे करते हो, ठीक है। 20 साल बाद ये पैसा आपको मैच्योर होता है और मिल जाता है वापस, ठीक है ना। 20 साल बाद ये पैसा आपको मैच्योर होके वापस मिल जाता है, ठीक है। इसमें कुछ ब्याज लग जाता है, कुछ ब्याज लग जाता है, और पूरा जो भी होता है वो पैसा वापस मिल जाता है। जो पैसा मैच्योर होके वापस मिलता है उसे बोलते हैं हम सम एश्योर्ड, ठीक है। सम एश्योर्ड यानी जब आप पॉलिसी खरीदते हो, जब आप पॉलिसी परचेज करते हो और प्रीमियम पे करते 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 करते, प्रीमियम तो डिसाइड होगा, वो तो कंपनी बताएगी आपको। जब पॉलिसी आप खरीदते हो तो कितने की पॉलिसी है, 50 लाख की पॉलिसी है, 1 करोड़ की पॉलिसी है, जो भी है वो पॉलिसी जो होती है वो पहले डिटरमाइंड होती है कि कितने रुपए की पॉलिसी है, ठीक है। ये प्रीमियम आप पे करोगे हर साल, ठीक है, हर साल पे करोगे। जब ये 20 साल बीत जाएंगे, 20 साल की पॉलिसी अगर है तो 20 साल जब बीत जाएंगे तो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा, और वो मैच्योरिटी प्रोसीड जो होगा वो आपका सम एश्योर्ड कहलाता है। जो आपने मैंने अभी बताया कि पॉलिसी की एक वैल्यू होती है, कितने रुपए की आपने पॉलिसी खरीदी है, ठीक है, तो वो सम एश्योर्ड कहलाता है टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। अच्छा साहब, साथ में इसमें एक चीज और होता है, जो ये प्रीमियम होता है ना, इसमें 2 तरह के अमाउंट होते हैं। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और एक होता है आपका रिस्क कवर। क्या होता है? एक होता है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, एक होता है रिस्क कवर, ठीक है। कुछ पैसा रिस्क कवर के लिए होता है, वो इसलिए है कि अगर इस प्रीमियम पे करने के दौरान मतलब मैच्योरिटी नहीं हुई, पॉलिसी मैच्योर अभी नहीं हुई, और अगर जो पर्सन है जिसके लिए पॉलिसी ली गई है उस पर्सन को कुछ हो जाता है, कुछ हो जाने का मतलब उसकी डेथ हो जाती है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर आपको बचे हुए प्रीमियम पे नहीं करने और ये पूरा का पूरा सम एश्योर्ड आपको वापस मिल जाएगा। बात समझ में आती है क्या? सम एश्योर्ड आपको वापस मिल जाएगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं सर, समझ में नहीं आया? अच्छा साहब, नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखिएगा, 2 चीजें मैंने बताई, 2 चीजें हैं। एलआईसी जो होती है वो, उसमें क्या क्या होता है, एलआईसी जो होती है वो क्या क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से, इधर आइए।
हाँ, तो देखिएगा LIC आपकी, LIC जो है, आप सपोज कीजिए आपने 20 साल की LIC ली है, तो आप 20 साल तक प्रीमियम 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 भरते रहोगे 20 साल तक, ठीक है। नॉर्मल केस रखते हैं, कुछ नहीं होता है तो 20 साल बाद ये पैसा आप जितना प्रीमियम भरे हो वो सब आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएगा, ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो पॉलिसी की वैल्यू होती है, जब आप खरीदते हो तब ये डिसाइड होता है कि कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में हमें आ गई। कितना पैसा वापस मिलेगा वो पहले से डिसाइड होता है, पॉलिसी की वैल्यू होती है। जो पैसा आपको मैच्योरिटी पे वापस मिलता है 20 साल बाद, उसे ही हम बोलते हैं सम एश्योर्ड, ये टेक्निकल टर्म है। बात समझ में आती है? पॉलिसी वैल्यू भी इसे ही बोलते हैं, पॉलिसी वैल्यू या फिर सम एश्योर्ड, इसे ही बोलते हैं। बात समझ में आती है? हाँ साहब, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रीमियम आप पे करते हो इसमें दो तरह के अमाउंट होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, एक होता है रिस्क कवर। सर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का ही वो अमाउंट है जिसकी वजह से आपको ये सम एश्योर्ड या पॉलिसी वैल्यू मिलता है जब आपका ये 20 ईयर्स का टेन्योर पूरा होता है, ठीक है। एक होता है रिस्क कवर। रिस्क कवर मतलब क्या होता है? रिस्क कवर एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस कराया, ना आपके लाइफ का इंश्योरेंस कराया। गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या होता है? गाड़ी खो जाएगी तो पैसा मिल जाएगा, गाड़ी ठुक जाएगी तो पैसा मिल जाएगा, यही होता है ना। सिमिलरली लाइफ का इंश्योरेंस, अगर आपकी लाइफ को कुछ हो गया, अगर इंसान की डेथ हो गई तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो आपको पैसा दे देगी। तो वो पैसा क्यों देती है? उसी बात का वो पैसा लेती है रिस्क कवर नाम से। जो प्रीमियम पे कराती है आपसे, जो प्रीमियम आपसे लेती है कंपनी, उसमें दो अमाउंट होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट का, एक होता है रिस्क कवर का, ठीक है, रिस्क कवर का। तो ये रिस्क कवर कंपनी आपसे प्रीमियम के रूप में ले रही है और इसीलिए आपको वो पैसा वापस देती है। अगर मान लीजिए कि आपने 10 साल तक या 12 साल तक आपने प्रीमियम पे किया और फिर आपने प्रीमियम, भाई डेथ हो गई, प्रीमियम नहीं गया, तो कहते हैं आगे के प्रीमियम पे करने की जरूरत भी नहीं है, 12 साल पे ही देहांत हो गया, तो जितना भी आपने पॉलिसी प्रीमियम पे किया होगा सो किया होगा, मारिए गोली। जो भी सम एश्योर्ड होगा, सम एश्योर्ड यानी जो आपको 20 साल बाद मिलने वाला था वो पैसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, वो पैसा दे दिया जाएगा। भैया वो तो मर चुका है, किसको देंगे? तो घर वालों को देंगे। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में हमें आती है। तो इस तरह से LIC वर्क करता है। तो आपको समझ में आ रही है क्या बात है? गवर्नमेंट चाहती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको, अरे गवर्नमेंट ने तो लूप होल छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने तो लूप होल छोड़ दिया, गवर्नमेंट को अकल नहीं है, वो क्या कर रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, उसको तो टैक्स लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग LIC लें। क्यों? क्योंकि लोगों का लाइफ सिक्योर रहे, उनके जाने के बाद उनके परिवार का देखभाल हो सके। कौन करेगा भाई? भाई आपका परिवार है, आपके परिवार का देखभाल कौन करेगा? तो कहते हैं इंसान के जीते जी ही ऐसे प्रोविजन बनाए जाएं जो उसको अट्रैक्ट करें। तो गवर्नमेंट ने टैक्स को एक जरिया माना, उन्होंने कहा आपको टैक्स में बचत मिलेगी, आप LIC खरीदिए। तो लोग टैक्स बचाने के लिए LIC खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट का तो ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हुआ ना कहीं इंसान टैक्स बचाने के लिए सही उसने LIC खरीदा। अब अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो फिर भगवान ना करे उस पर्सन को कुछ हो जाए, लेकिन अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली का देखभाल हो सकेगा। गवर्नमेंट यही तो चाहती है, यही तो चाहती है, तो अपना वो ऑब्जेक्टिव पूरा करा पा रही है। अच्छा, तो इसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो उसका प्रीमियम अगर आप पे करेंगे तो आपको, उसका प्रीमियम अगर आप पे करेंगे तो उस प्रीमियम की डिडक्शन आपको 80C में मिलेगी, 80C में मिलेगी। अच्छा साहब, कहते हैं प्रीमियम किसके किसके लिए लेना है? तो कहते हैं देखिएगा, अपने खुद के लिए आप ले सकते हो, LIC आप खुद के लिए लो, उसका प्रीमियम दो, अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है तो। अच्छा, अगर HUF है तो फिर तो कहते हैं एनी मेंबर ऑफ HUF, कोई भी HUF का कोई भी मेंबर अगर है तो उसके लिए आप LIC अगर आप पे करते हो तो HUF उस LIC प्रीमियम का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ले पाएगा। अच्छा साहब, आगे देखिएगा, कुछ बातें और हैं, क्या है सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? कहते हैं अगर पॉलिसी आपकी 1/4/2012, 1 अप्रैल 2012 के पहले की है, 1/4/12 के पहले की पॉलिसी है, तो कहते हैं कि पॉलिसी कितने साल की होनी चाहिए? कम से कम 5 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, कम से कम 5 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी पॉलिसी 1/4/12 के पहले की ली हुई है तो 5 साल की पॉलिसी कम से कम होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू का मतलब सम एश्योर्ड जो मैंने बता रखा है, जिसका अश्योर्ड सम मतलब वो सम जिसका प्रॉमिस कंपनी ने कर रखा है। आप मतलब किसी पर्सन का अगर देहांत हो जाता है तब भी कंपनी वो देगी, और अगर देहांत नहीं होता है तो मैच्योरिटी पे वो पैसा देगी। तो वो पैसा मिलना तो तय है,
ठीक है। देहांत होगा तो भैया अभी मिल जाएगा, आगे का प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं, और अगर देहांत नहीं होगा तो फिर आपको मैच्योरिटी पे वो पैसा मिलेगा, वो अमाउंट का प्रॉमिस कंपनी कर चुकी है, एंड वो पैसा अश्योर्ड है, अटल है, इसलिए उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड, ठीक है। तो सुनिएगा, तो कहते हैं प्रीमियम पेड, जितना रुपए आपने प्रीमियम पे किया है, या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, सम एश्योर्ड का 20% कर लीजिए, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या, सपोज कीजिएगा कि 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, और आप 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हो हर साल, ठीक है, 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हो। अब ये देखिएगा, हर साल आप 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हो, तो प्रीमियम पेड 1 लाख रुपीज, और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितना होता है, 2 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, तो लोअर हो गया 1 लाख रुपीज, आपने पे भी 1 लाख किया है तो इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिएगा कि आप पॉलिसी का कितना पेमेंट करते हो, आप पेमेंट करते हो 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू दैट इज 2 लाख, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। तो सर ये जो 50,000 रुपए मेरा और गया उसका क्या कहते हैं, इसको भूल जाइए, आपको इसकी डिडक्शन अब नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। ओके, आगे देखिएगा क्या कहते हैं, अगर आपने पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/12, अगर पहले की है 1/4/12 से पहले की है, तो फिर प्रीमियम पेड या 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर उसकी डिडक्शन मिलेगी। और अगर 1/4/2012 के बाद की है या 1/4/2012 को ही पॉलिसी ली है, तो फिर कहते हैं अब पॉलिसी कितने साल की होनी चाहिए, तो कहते हैं कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। अब पॉलिसी आपकी कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। देखिए कैसे, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, पॉलिसी आपकी कम से कम अब 10 साल की होनी चाहिए। कैसे? उन्होंने कहा कि प्रीमियम पेड रख लीजिए या 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर उसकी डिडक्शन आपको मिलकर रहेगी। क्या मतलब है कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो रख लीजिए, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू वो रख लीजिए, विच एवर इज लोअर उतनी डिडक्शन आपको हम देकर चलेंगे। क्या मतलब होता है, यानी आपकी पॉलिसी कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने पॉलिसी ली है, सपोज कर लेते हैं कितने की, 15 लाख की पॉलिसी ली है। आप सपोज कीजिए आप 1 लाख का प्रीमियम हर साल पे करते हो, 1 लाख का प्रीमियम पे करते हो हर साल, ठीक है, और आपका 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितना निकल के आता है, 1.5 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हो, तो इसका 10% कितना होता है, 1.5 लाख रुपए सर, 1.5 लाख रुपए होता है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का मिलेगा, उससे ऊपर डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिया, मुझसे ही गलती हो गई, देखिएगा क्या, मैंने कहा 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज, यहाँ पे 1 लाख रुपए आप प्रीमियम पे करते हो और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू 2 लाख रुपीज, कितना डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख रुपीज का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा कि 2.5 लाख रुपए आप प्रीमियम पे करते हो और यहाँ पे 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू यानी 2 लाख रुपीज, कितनी डिडक्शन मिलेगी, मैंने लिखा 2 लाख, नहीं साहब, 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि एटीसी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख। मुझसे गलती हुई? नहीं नहीं नहीं, गलती आपसे हुई, मैं तो आपका चेक कर रहा था कि आप अटेंटिव हो कि नहीं। ये पता चला कि कोई अटेंटिव नहीं था, किसी ने मुझे टोका नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी आपको मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, मैंने कहा कि पॉलिसी अगर आप 2 लाख रुपए पे करते हो तो आपको मैक्सिमम कितना मिल पाएगा, 15 लाख की पॉलिसी है तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू यानी कि 1.5 लाख रुपए, तो 2 लाख और 1.5 लाख विच इज लोअर, 1.5 लाख, उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। कुल मिला के बात क्या है, बात यह है कि साहब अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 के पहले की है तो फिर कितनी वैल्यू मिलेगी आपको डिडक्शन, आपकी पॉलिसी 5 साल की होनी चाहिए, मोटा मोटी ऐसे याद करो, ठीक है। अगली बात, 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगली बात क्या कहते हैं, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 को आपने ली है या फिर 1/4/2012 के बाद की ली है आपने, तो फिर प्रीमियम पेड या फिर 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू यानी आपकी पॉलिसी कितने साल की होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आपने पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/2013, ठीक है, फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U और पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 DDB। अब ये दोनों सेक्शन आपके आगे आने वाले हैं, फिर भी मैं बता दूं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो लोग विकलांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, बोलते हैं ना हम लोग डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, तो जो पर्सन विकलांग है उन्हें बोलते हैं। मैं बताऊं, इसमें भी 2 तरह की डिसेबिलिटी होती है, एक होती है नॉर्मल डिसेबिलिटी और एक होती है सीवियर डिसेबिलिटी। अगर किसी पर्सन का 40%
पार्ट अगर मतलब वर्क नहीं करता, अगर किसी पर्सन की बॉडी का 40% वर्क नहीं करता पार्ट, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल डिसेबिलिटी, ठीक है। और अगर 40 से ज़्यादा नहीं वर्क करता तो उसे बोलते हैं हम लोग सीवियर डिसेबिलिटी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। 40 से ज़्यादा वर्क नहीं करता तो फिर सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं, और 40% तक अगर वर्क नहीं करता तो उसे बोलते हैं नॉर्मल डिसेबिलिटी। बात समझ में आती है जी। देखिएगा, कहते हैं अगर आपने पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, और किसके लिए ली है? फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 DDB। अगर इनके लिए आपने पॉलिसी ली है और 1/4/2013 के बाद ली है, 1/4/2000 को या फिर 1/4/2013 को या फिर 1/4/2013 के बाद ली है, तो फिर क्या होगा? देखिए यहाँ पे दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये दोनों सेक्शन आपके 80U और 80 DDB ये दोनों आगे पढ़ने को आएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा होगा इन सेक्शन में, वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, सेक्शन हम पढ़ेंगे तभी देखेंगे। लेकिन मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। डिसेबिलिटी मतलब वो पर्सन जो कि विकलांग है, डिफरेंटली एबल्ड है। आपको पता है ये शब्द डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग है, अपाहिज है, उसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। अब देखिएगा उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने इसमें डिसेबिलिटी जो होती है वो दो तरह की डिसाइड की गई है, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी और एक सीवियर डिसेबिलिटी। नॉर्मल डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? अगर किसी पर्सन का 40% से ज्यादा, ठीक है, और कितना 80% से कम, ठीक है, से कम, अगर इतना डिसेबिलिटी है, इतना बॉडी पार्ट काम नहीं करता, 40% से ज्यादा और 80 से कम इतना बॉडी पार्ट काम नहीं करता, तो उसे नॉर्मल डिसेबिलिटी बोलते हैं। और अगर 80% या उससे ज्यादा, ठीक है, या 80% या फिर उससे ज्यादा परसेंट का हिस्सा उस बॉडी का काम नहीं करता किसी पर्सन का, तो उसे सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आती है क्या? सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। और मान लो 5% डिसेबिलिटी है, सपोज कीजिए किसी का भाई उंगलियां हैं, उसमें किसी का एक कांधी उंगली नहीं है, छोटी सी इतना नहीं है, तो ये कितना है? 5% भी नहीं है, ठीक है। तो क्या इसको हम बोलेंगे वो नॉर्मल पर्सन नहीं है? नहीं, उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर इसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है हमें, जो मतलब शहर का सरकारी अस्पताल होता है, शहर का सरकारी अस्पताल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जो भी आपके यहाँ का लोकल नगर निगम का हॉस्पिटल हो उसे बोल सकते हैं। वहाँ से आप एक CMS होते हैं, ठीक है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनसे आपको लिखवा के लेना होता है कि साहब उनके बॉडी का कितना परसेंट, उस बात का सर्टिफिकेट लेना होता है कि उनके बॉडी का कितना परसेंट हिस्सा काम नहीं करता। 40% से ज़्यादा, 40% या उससे ज़्यादा और 80 से कम, अगर इस बीच में है तो फिर ये नॉर्मल डिसेबिलिटी है। 80% या उससे ज़्यादा है तो फिर सीवियर डिसेबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। विकलांगता का ये एक पैमाना गवर्नमेंट ने बताया, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर इसे बोलते हैं पर्सन विथ डिसेबिलिटी, वो देख लिया हमने। और दूसरा हमने पढ़ा एक स्पेसिफाइड डिजीज, ठीक है, स्पेसिफाइड डिजीज। इसे हम लोग शॉर्ट में ना बहुत इसका कॉमेडी भी होता है, देखिएगा 80 DDB, DDB, D फॉर दिल, D फॉर दहलाने वाली और B फॉर बीमारियां, दिल दहलाने वाली बीमारियां। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सफर कर रहा है फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 DDB, अगर इस सेक्शन 80 DDB में स्पेसिफाइड डिजीजों से अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है, उसके लिए अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है 1/4/2013 को या फिर उसके बाद, तो फिर उसके लिए प्रीमियम का कैसे डिडक्शन मिलेगा वो हम देखेंगे आगे। अच्छा, दिल दहलाने वाली बीमारियों में कौन सा आता है? जिसमें बता दो कैंसर आ जाता है, एड्स आ जाता है, ठीक है, TB आ जाता है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारी बीमारियों का नाम है, पता नहीं कौन सा, ट्रॉमा आ जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियों का नाम है। भाई इतना हम लोग कहाँ डॉक्टरी पढ़े हुए हैं कि बीमारियों का नाम पता हो, बहुत सारी लिस्ट है सब। इस देखो साफ साफ लिखा हुआ है स्पेसिफाइड, ये लिस्ट पूरी स्पेसिफाइड है कौन कौन सी बीमारियां, ठीक है। तो वो हमें याद नहीं करनी, हमें पूरी जाननी भी नहीं है, बस एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, कैंसर, एड्स, TB, ट्रॉमा टाइप सा, मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, इस तरह का इसमें बीमारियां आती हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो स्पेसिफाइड उन बीमारियों का नाम लिखा हुआ है, उन बीमारियों से ग्रसित है, ठीक है, तो 80 DDB में वो लिखा हुआ है, दिल दहलाने वाली बीमारियां, सेक्शन भी उसी हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो उससे ग्रसित है, उसके लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो फिर पॉलिसी कैसी मिलेगी? डिडक्शन आपको देखिएगा, कहते हैं प्रीमियम पेड, जो भी प्रीमियम पे किया, या फिर 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, बात समझ में आती है। उनके लिए ये पॉलिसी, जैसे उन्होंने क्या कहा
कि अगर 1/4/2000 पहले का है तो फिर 5 साल की पॉलिसी होनी चाहिए कम से कम, 1/4/2012 के पहले का है तो 5 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, 1/4/2012 या फिर उसके बाद का है तो कम से कम 10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन अगर 1/4/2013 या फिर उसके बाद का है, लेकिन अगर वो कोई खास तरह का पर्सन है, कैसा पर्सन है, पर्सन स्पेसिफाइड विथ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80D यानी जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो डिफरेंटली एबल्ड हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाला हो, तो ऐसा अगर पर्सन है तो उसके लिए भाई 10 साल क्राइटेरिया, 5 साल भी नहीं कर सकते, 10 साल भी नहीं कर सकते, 10 साल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उन्होंने उसके लिए ज़्यादा वैल्यू का प्रीमियम अलाउ किया डिडक्शन के रूप में। उन्होंने कहा 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी सब्जेक्ट टू 1.5 लाख लिमिट। वो आप हमेशा याद रखेंगे कि एटीसी है, कोई भी डिडक्शन आपकी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में हमें आती है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं इसके बाद आप पैसा और कहाँ डाल सकते हो, मेरी बात समझिएगा। एक अभी तक आपने डिडक्शन पढ़ी, ठीक है, अभी तक आपने एक डिडक्शन पढ़ी, अभी खत्म नहीं हुआ एटीसी। मैंने कहा एटीसी में इस इन्वेस्टमेंट जो स्पेसिफाइड है उसमें से आपने एक पढ़ा। कहाँ पैसा डाल सकते हैं? एलआईसी में डाल सकते हैं। मोटा मोटी पैसा कहाँ डाल सकते हैं? पहला हमने पढ़ा एलआईसी में डाल सकते हैं। अच्छा, एलआईसी के लिए भी हमने बहुत सारा क्राइटेरिया पढ़ लिया कि एचयूएफ किसके लिए करेगा, एनी मेंबर ऑफ फैमिली, और अगर इंडिविजुअल है तो किसके लिए करेगा, खुद के लिए, वाइफ के लिए, और फिर चिल्ड्रन के लिए। बस सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, मतलब मम्मी पापा के लिए आप एलआईसी प्रीमियम पे करोगे तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब। अच्छा, उसके लिए हमने पढ़ा 1/4/2012 के पहले का है तो 5%, मतलब सॉरी 5 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, और 20% आपको मिल जाएगा जो पॉलिसी वैल्यू का है प्रीमियम पेड, या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर 1/4/2012 या फिर उसके बाद का है तो फिर कहते हैं कि प्रीमियम पेड या फिर 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर 1/4/2013 को या फिर उसके बाद लिया है, और किसके लिए लिया है? खास तरह के लोगों के लिए, यानी 80U के अंदर जो पर्सन स्पेसिफाइड, सॉरी पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं या डिफरेंटली एबल्ड है। नॉर्मल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने बताया 40% से ज़्यादा और 80% से कम, और 80% या फिर उससे ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो उसे सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी हो, अगर ऐसी बीमारियों से अगर कोई ग्रसित है, सॉरी बीमारियां नहीं, ऐसी डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को, उसके लिए अगर आपने पॉलिसी ली है एलआईसी की। या फिर दूसरी बात कहते हैं कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रसित है 80DB में, तो फिर उसके लिए अगर आपने पॉलिसी ली है तो फिर पॉलिसी प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसकी डिडक्शन आपको देकर चलेंगे। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब। अच्छा, अगला इन्वेस्टमेंट, और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर, और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो देखिएगा, कहते हैं इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, लोक भविष्य निधि, हिंदी में बोलते हैं लोक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें भी पैसा डाल सकते हैं, उसमें भी पैसा डाल सकते हैं। असेसी अपने लिए डाल सकता है, अपने स्पाउस के लिए डाल सकता है, अपने बच्चों के लिए डाल सकता है, ठीक है ना, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, 3 लोगों के लिए डाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सैलरीड है, कोई पर्सन अगर सैलरीड है तो उसका, और वो अगर कोई एसपीएफ, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, वो भी वही है, एसपीएफ मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, एसपीएफ या आरपीएफ में, एसपीएफ या आरपीएफ में एम्प्लॉय वाला हिस्सा, वो भी आपको एटीसी में डिडक्शन के रूप में मिलता है। वो मैंने आपको वहां बताया भी था, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना साहब। अच्छा, तो ये आपने पढ़ लिया। तो अगला इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा कि पीपीएफ में पैसे डाल सकते हैं। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एसपीएफ आरपीएफ में है उसका डिडक्शन भी आपको एटीसी में मिलेगा। अगली बात कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी खरीद सकते हैं, एनएससी खरीद सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं। कहाँ मिलता है सर? पोस्ट ऑफिस में मिलता है, ठीक है ना, जाके आप पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिएगा, और ना हो तो 10,000 या 50,000 का एनएससी आप खरीद के भी देख लीजिएगा, एटीसी में आपको डिडक्शन भी उसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब सुनिएगा, एनएससी पे इंटरेस्ट अक्रूड होता है और इंटरेस्ट भी फिर उसी में लग जाता है। बात समझ में आ रही? मतलब इस पे क्या होता है, मान लीजिए एनएससी आपने ली है 5 ईयर्स की, ठीक है, 5 ईयर्स की, तो पहला साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपये आपने डाल दिए, मान लीजिए 50,000 रुपये डाल दिए, एक साल खत्म होगा, मैं मोटा मोटी रखता हूँ कि ये पैसा हो जाता है 55,000। तो आप समझिएगा ये 5,000 से बढ़ा क्यों? 5,000 आपका ब्याज है, लेकिन अब ये ब्याज आपको मिलता उलता नहीं है, अक्रूड हो गया, एनएससी में ही पड़ा हुआ। अब क्या होगा, अगले साल माना जाएगा कि आपने इन्वेस्ट किया है 55,000, और अब मान लीजिए सपोज बढ़ के 60,000 हो जाता है, मोटा मोटी रफली फिगर ले रहा हूँ, ये फिर इंटरेस्ट आपका 5,000 आ गया, और ये 5,000 फिर आपको मिलेगा नहीं, फिर क्या होगा, 60,000 इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, और 60,000 इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, और
आपका मान लीजिए अगले साल 65,000 हो जाता है। इस तरह से करके आपका ये बढ़ता रहता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो लगा करता है इस पे। बेसिकली क्या लगा करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कितने भारी भारी शब्द आते हैं आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा हाँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा है ना मैंने, मुझे सब पता होता है। सुनिएगा, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं और उस पे जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा उसकी डिडक्शन भी आपको 80C में मिलेगी। अच्छा, तो सर ये कैसे ट्रीटमेंट कैसे होगी? सवाल तो आपने मुझे हमें कराएंगे नहीं आप इस चैप्टर के। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं कराऊंगा, तो कुछ तो बता दीजिए ताकि मुझे सहूलियत हो। मैंने कहा बिल्कुल। तो देखिएगा क्या होगा, पहले साल की बात करते हैं। पहले साल सपोज कीजिए आपने 50,000 रुपये NSC में डाले हैं, तो पूरे 50,000 की छूट मिल जाएगी आपको 80C में, डिडक्शन चैप्टर 6 से 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल गई। ठीक है साहब, अगले साल क्या होगा सर इस पे? अब अगले साल क्या हुआ, ये पैसा बढ़ के 55,000 हो गया। ठीक है, तो 5,000 मेरा ब्याज है, तो वो क्या होगा, सबसे पहले आपका इनकम अंडर हेड अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। तो देखिएगा, इनकम अंडर हेड अदर सोर्स आपका 5,000 रुपये टैक्सेबल होगा, और फिर वही 5,000 रुपये आपका 80C में डिडक्शन के रूप में 5,000 रुपये आपका छूट जाएगा। तो पहले साल आपको पूरे 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगले साल 5,000 रुपये का ब्याज आया, तो वो ब्याज जो है वो आपका इनकम अंडर हेड अदर सोर्स है, तो पहले वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स हेड के अंदर। फिर जो GTI आ जाएगी, तो GTI में से आपको 80C सेक्शन 80C में आपको 5,000 की छूट भी मिल जाएगी, यानी यही 5,000 पहले टैक्सेबल होगा और फिर वही 5,000 की आपको डिडक्शन नीचे आकर 80C में मिल जाएगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, यानी आपकी टोटल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है, पहले आप IFOS में यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर इनकम अंडर हेड अदर सोर्स में आप इसको 5,000 को टैक्सेबल करोगे, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, और फिर वही वो आपका चूंकि इन्वेस्ट भी हो गया, तो 80C में उस 5,000 की आपको डिडक्शन भी मिल जाएगी। सर बात समझ में हमें आ गई? ओके, पीछे आइए जरा। तो ये हो गया अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। ओके, आगे आ जाइए। कहते हैं क्या, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए अगर आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और उस लोन को आप रीपे कर रहे हो, तो रीपे करते समय जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट आप कर रहे हो उसकी रिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगी, 80C में मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो लोन आपने लिया हो परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखो मेरी बातें कितनी सारी इसमें है। एक पढ़ा था आपने सेक्शन 24, कहाँ पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने कहा जी आपने पढ़ा था सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में। अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था सेक्शन 24। वहां पे क्या था कि आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती थी अगर आपने लोन लेके मकान बनवाया है या फिर कुछ भी किया है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूं, और आप पढ़ रहे हो एक 80C। अब बहुत सारे डिफरेंस है, देखिएगा सेक्शन 24 में आप किसी से भी लोन ले सकते थे, किसी से भी लोन ले सकते थे, और यहाँ पे आपको सिर्फ किससे लेना है? बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना है, पहली बात। ठीक है, वहां आपको डिडक्शन मिलती थी प्रिंसिपल अमाउंट की, और यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट की, और यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट की। अच्छा साहब, तीसरा, वहां आपको लोन लेना होता था, किसी से भी लेते थे, इंटरेस्ट की मिलती थी। दूसरी बात सुनेगा मेरी बात, वहां पे एक चीज और बताऊं मैं आपको, लिमिट वहां पे कुछ थी क्या? अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो फिर नो लिमिट थी, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो नो लिमिट हुआ करती थी, और अगर लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो फिर 2 लाख की लिमिट होती थी। याद आ रही है क्या? जी सर याद आ रही है। यहाँ पे लिमिट कितनी है? ऑब्वियस सी बात है, पूरे 80C में होना भी, तो 80C में पूरी लिमिट कितनी है? 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है पूरे 80C में। बात समझ आती है? तो यहाँ लिमिट 1.5 लाख की है। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, वहां पे हमने पढ़ा था क्या, वहां पे आप परचेज के लिए ले सकते थे, कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते थे, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन करा लो, कुछ भी, मतलब रिपेयर से रिलेटेड, यानी सेकेंडरी जो वर्क होता है उसके लिए भी आपको, उसके लिए भी अगर आपने लोन लिया तो उसके लिए डिडक्शन आपको मिल जाती थी। रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी मिल जाती थी डिडक्शन आपको, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है परचेज और कंस्ट्रक्शन ओनली, परचेज और कंस्ट्रक्शन ओनली। अगली बात, एक और बात और बता दूं आपको, ये बात अभी आपको पढ़ने में नहीं मिली लेकिन मैं बताता हूं, अगर इंटरेस्ट यहां पर आपका पेड नहीं है, एक्चुअली में आपका पेड नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अक्रू हुआ है, आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग रहा है,
तो भी डिडक्शन मिल जाती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा। एक्चुअली पे करोगे ना तभी डिडक्शन मिलेगी। बात समझ में आती है? और वो भी कब तक? अप टू, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, यानी अप टू 31 मार्च ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो भी ईयर है ना, जिस भी ईयर के रिस्पेक्ट में आप डिडक्शन मांगना चाहते हो ना, उस ईयर के खत्म होने की डेट तक 31 मार्च तक पे कर देना साहब, तभी आपको डिडक्शन मिलता है एटीसी में, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलती। तो ये मोटा मोटी डिफरेंस है सेक्शन 24 में और वहां पर। ठीक है, पहली बात क्या, वहाँ इंटरेस्ट की मिलती है, यहाँ प्रिंसिपल की मिलती है। वहाँ किसी से भी लोन ले सकते हैं, यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा। वहाँ पे रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी मिलता था, ठीक है, इंस्टॉलेशन कमीशन के लिए भी मिलता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बताया एक पॉइंट और आपको कि जो रिपेमेंट है वो आपका एक्चुअली वहाँ पे आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे भी मिलता था, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पर नहीं मिलेगा, आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा अप टू 31 मार्च, यानी लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेट भी हो गया ना तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पे किया लेकिन लेट हो गया, 31 मार्च के बाद पे किया, तो भी आपको डिडक्शन उस साल नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या आगे आ जाइए, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस फॉर 5 ईयर और मोर। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट एफडी करा लीजिए किसी शेड्यूल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 5 साल या फिर उससे ज़्यादा की, तो ये चीज़ है। सर सिर्फ एफडी कराने डिडक्शन मिल जाएगी? मैं बताऊं आपको, एक्चुअली में नहीं। बहुत सारे लोग एफडी होते हैं, उस पर मैं बता दूं सेक्शन 194 में इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी कटता है। मतलब ब्याज पे आपका, अगर ब्याज आपका 10,000 से ऊपर का है तो उस पर बाकायदा टीडीएस कटता है। तो सर वो भी तो एफडी है, यानी आप लोग जो बैंक में पैसा एफडी कराते हो ना, उस एफडी पे जो भी ब्याज आता है ना उस पर टीडीएस कटता है। तो भैया जब टैक्सेबल ही नहीं है एटीसी में, उसकी डिडक्शन मिलने वाली है, एटीसी में डिडक्शन मिलने वाली है, तो फिर क्यों मिल रहा है? तो मैं बता दूं, वो एफडी अलग होती है, वो एफडी अलग होती है। उस पे आने वाला ब्याज इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हुआ करता है। ये ब्याज जो है ना 10,000, ये सॉरी माफी चाहता हूँ, हाँ, ये जो जब आप एफडी कराते हो, मेरी बात सुनना, तो उस पर जो ब्याज मिलता है, नॉर्मल एफडी की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। बात समझ में आती है? इसका एटीसी में कोई डिडक्शन मिलता है क्या सर? नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलता एटीसी में। ये आपकी नॉर्मल इनकम में टैक्सेबल हो जाता है, उस पर आने वाला ब्याज। बात समझ में आती है? जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो सर यहाँ पे कौन सी एफडी आ रही है? मैं बताऊँ, यहाँ पे ये एफडी ही अलग है, ये डिफरेंट टाइप की एफडी है। इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग एफडी। क्या बोलते हैं? टैक्स सेविंग एफडी बोलते हैं बेटा इसको। इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग एफडी। ना हो तो लिख लेना, नॉर्मल एफडी पे आने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, नॉर्मल एफडी टैक्सेबल होती है, नॉर्मल एफडी पे आने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। ये एफडी ही अलग होती है, ये होती है टैक्स सेविंग एफडी। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर आप शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 साल या उससे ज्यादा के लिए कोई एफडी कराते हो, और वो एफडी नॉर्मल एफडी नहीं है, वो खास तरह की एफडी है, टैक्स सेविंग एफडी है, उस पर ब्याज का रेट कम होता है। साफ सीधी बात, मैं गवर्नमेंट बेवकूफ थोड़ी ना है। क्या होती है, मान लो अभी मैं करंट बता दूं, 6 से 7% का रेट चल रहा है एफडी पे ब्याज का। ठीक है, तो ये वो वाली एफडी है जिसका ब्याज टैक्सेबल होता है अदर सोर्स के अंदर। अगर आप टैक्स सेविंग एफडी लोगे ना, तो हो सकता है 5% का आपको ब्याज मिले, टैक्स सेविंग एफडी पे 5% का ब्याज मिले। ऐसा है, क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा, गवर्नमेंट के टैक्स नहीं लग रहा, तो ठीक है, रेट भी कम देंगे। तो इस तरह का होता है, तो कोई खास फायदा वायदा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एटीसी में टैक्स सेविंग एफडी खरीदने का आपको मिल जाता है छूट। आगे आ जाइए, क्या कहते हैं? हाँ साहब देखिएगा, ट्यूशन फीस, सॉरी ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने जो ट्यूशन फीस पे की है, जो ट्यूशन फीस पे की है, उसका डिडक्शन आपको मिल रहा है। कहते हैं मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, अब इसको भी समझिएगा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नीचे आ जाते हैं, देखते हैं, सुनिएगा। ट्यूशन फीस, अब आप कभी ना अगर आपका कोई छोटा भाई, वैसे इतना छोटा भाई तो नहीं होगा आप लोग का, कुछ भी आप लोग बड़े बच्चे हो, फिर भी किसी ना किसी का होगा जरूर। ठीक है, खैर छोड़ो, अगर आपका कोई भाई वाई नहीं होगा तो पड़ोसी के बच्चों का देख लेना। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता होगा, स्कूल, ठीक है, अरे कैसे लिख दिया, ऐसे लिखते हैं ना, स्कूल जाता होगा, छोटा बच्चा का स्कूल जाता होगा पड़ोस वड़ोस में, उसका मंगाना फीस का रिसीट। ठीक है, फीस का रिसीट मंगाना, ठीक है, रिसीट मंगाना। उसमें ना आप कई तरह का आइटम देखोगे, ठीक है ना, एडमिशन फीस, ठीक है, ऐसे लिखा होता है एडमिशन फीस, ठीक है ना। इवन उसमें प्लेग्राउंड का भी लिखा होता है, प्लेग्राउंड के चार्जेस,
प्लेग्राउंड के चार्जेस जो होंगे, फीस, वो भी लिखा होता है इसमें ना, और भी जैसे कैंटीन का फीस वो भी लिखा होता है, कैंटीन की फीस, ठीक है, वो भी लिखा होता है। ऐसे करके ना बहुत सारी फीस लिखी होती है। उसी में एक ट्यूशन फीस भी लिखा होता है, पढ़ने का ट्यूशन फीस, ठीक है, फीस ऐसे करके। तो फिर ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट सब ले दे के जो है मान लीजिए कि स्कूल फीस 5,000 रुपये बन रही है, जिसमें से 1,000 रुपये ट्यूशन फीस की है और बाकी सब अनाप शनाप है, ठीक है। ये आपका 2,000 का है, ये 1,000 का है, ये 1,000 का है। तो आपको डिडक्शन इस ट्यूशन फीस की मिलेगी एटीसी के अंदर, ठीक है, इस ट्यूशन फीस की मिलेगी एटीसी के अंदर। अच्छा, तो यानी कि सर ये मतलब पूरे फीस की रिसीट छूट नहीं मिलती ना, पूरे फीस की छूट नहीं मिलती। रिसीट में देखना, आप कभी फीस रिसीट देखना, फीस रिसीट में जो बहुत सारे अमाउंट होते हैं उनमें से एक अमाउंट होता है ट्यूशन फीस। केवल इस ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलती है आपको एटीसी के अंदर, वो भी कितने बच्चों के ऊपर, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के ऊपर। कितना? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के ऊपर अगर आप ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलती है। दूसरी बात, एजुकेशन कहाँ पे होनी चाहिए? विदेश में, क्या नहीं, इन इंडिया। इंडिया में पढ़ाओगे तो मिलेगा। अब सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए तब मिलेगा। यानी अब्रॉड अगर आप पढ़ने भेजते बच्चों को तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फुल टाइम एजुकेशन लिखा हुआ है, फुल टाइम एजुकेशन। अच्छा, यहाँ चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो चिल्ड्रन मतलब सिर्फ अपने बच्चे, ठीक है ना, सिर्फ अपने बच्चे। ऐसा नहीं कि अरे मेरा बड़ा भाई है उसका बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा है, तो मैंने कभी ये पक्षपात नहीं किया, मैंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला। अरे कैसे भी पाला हो, उसकी फीस की छूट उसके पापा को मिलेगी, ठीक है ना। मतलब आपका बच्चा अलग है, अब नो बड़े पापा नो छोटे पापा, सब अपने अपने अलग अलग है, ठीक है। बहन का बच्चा है तो अब मैं मामा लगता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब नहीं चलता, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब अपना बच्चा, नो बड़े पापा नो छोटे पापा, नो बुआ नो मामा नो बुआ वाला हिसाब किताब, ठीक है। तो ओनली अपना बच्चा, तो पहली बात उसकी मिलेगी। दूसरी बात, फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। फुल टाइम एजुकेशन मतलब सर हम अब चिल्ड्रन, अच्छा चिल्ड्रन में कहीं एज लिखा है क्या कि छोटा बच्चा होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ना, ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका मतलब अगर बड़ा बच्चा भी स्कूल जाता हो तो मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो सर इसका मतलब अब मेरे पापा भी तो आईसीआई में फीस जमा किए हैं, तो उसका भी तो मिल जाना चाहिए हमें। अब बड़ी मोटी फीस लेती है आईसीआई अब तो सर उसका छूट भी मिलेगा? कहते हैं ना, नहीं मिलेगा। रीजन वाई, लिखा हुआ है फुल टाइम एजुकेशन, और हम लोग हैं कोरेस्पॉन्डेंस वाले ठीक है, हम लोग कोरेस्पॉन्डेंस पढ़ते हैं बेटा, डिस्टेंस एजुकेशन है हम लोग। ऐसा मत बोली सर, दर्द हो रहा है दिल में। हाँ, हम लोग डिस्टेंस वाले हैं, हम लोग दूर बैठ के ही पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम लोग कोरेस्पॉन्डेंस वाले हैं, फुल टाइम एजुकेशन नहीं ले रहे। ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिएगा, कहते हैं इसके अलावा नाबार्ड पता है आपको? मतलब किसानों को लोन देने का काम करता है ये, ठीक है ना। छोटे छोटे जो हमारे यहाँ किसान है या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम जो उसमें करते हैं, मतलब एक तरह से रूरल डेवलपमेंट का काम करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उनके द्वारा इशू किया हुआ बॉन्ड, वो भी कौन सा? नोटिफाइड बॉन्ड। जो गवर्नमेंट कहेगी वो वाला बॉन्ड अगर आप खरीदोगे तो उसकी छूट भी एटीसी में आपको मिल जाएगी। नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड अगर आप खरीदते हो तो उसकी छूट भी आपको एटीसी में मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये खेती होती में जो मतलब खेती होती के विकास के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये बैंक होते हैं। तो ये किसान को एक्सेप्ट जनरली लोन देते हैं खाद के लिए, उन सब के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली बना हुआ है। तो नाबार्ड अगर बॉन्ड इशू करती है, वो भी नोटिफाइड, तो उन बॉन्डों में से जो नोटिफाई कर दे गवर्नमेंट, उसको अगर आप खरीदते हो तो एटीसी में छूट मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आप बॉन्ड खरीदोगे, बॉन्ड एक तरह का डिबेंचर ही तो है, डिबेंचर यानी कि लोन। तो आप बॉन्ड खरीदोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने नाबार्ड को पैसा दिया और नाबार्ड को पैसा मिल जाएगा। तो उस लोन से गवर्नमेंट मतलब नाबार्ड आगे मतलब रूरल डेवलपमेंट का काम कर पाएगी, एग्रीकल्चर के बढ़ावे का काम कर पाएगी। तो इस तरह की चीज़ है। तो आपने नाबार्ड को एक तरह से सपोर्ट किया तो उसकी छूट आपको एटीसी में मिल जाएगी। अच्छा, आगे देखेगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उसकी छूट भी आपको मिल जाएगी। ये आप बैंक अपने आजू बाजू बैंक में जाना, उनसे बोलना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मुझे पैसे जमा करने हैं, तो जरा मुझे कागज वागज दीजिए, तो वो आपको पूरा प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस टाइप सा देंगे, आपको बताएंगे उसके फायदे नुकसान, उसकी छूट भी आपको एटीसी में मिल जाएगी। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड
यूनिट। कुल मिला के बात यह है कि एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है, लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्लान है, एक तरह का इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, इंश्योरेंस प्लान है, और ये यूनिट से लिंक्ड है, यूनिट से लिंक्ड है। कुल मिला के क्या है, आपका जो भी पैसा आप दोगे वो एक तरह से स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा, स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिस्की हो गया, ठीक है, रिस्की हो गया। एनएससी बीएससी में जो शेयर ट्रेड होते हैं, मतलब जो कंपनी के शेयर्स हैं उसमें पैसा लगाया जाएगा, और उस हिसाब से फिर आपको पता है ना, शेयर मार्केट में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं कई बार, ठीक है, और नुकसान भी होता है, तो कंपैरेटिवली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। एफडी क्या है, 5 से 6% गवर्नमेंट देती है, कहती है 6% ले जाओ, 6% ले जाओ, 7% ले जाओ, इतना ही मिलता है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एफडी ओफडी कराना वो सेफ है, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये यूनिट लिंक्ड है, यानी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, हो सकता है आपको 25-30% का रिटर्न मिल जाए, और हो सकता है आपको रिटर्न ना भी मिले, या फिर आपका जो पैसा वैल्यू है उसकी वैल्यू कम भी हो जाए। आपने 50,000 रुपये लगाए और हो सकता है कुछ दिन बाद वो 40 जारी रह जाए, लेकिन जो भी पैसा आपने लगाया यूलिप में उसका डिडक्शन आपको किस में मिलेगा, एटीसी में आपको डिडक्शन मिलेगा। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कराना चाहती है गवर्नमेंट के लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाएं। अब लोगों का, हमें आपको नॉलेज नहीं है, हमें आपको सॉरी माफी चाहता हूँ, हमें आपको तो नॉलेज है हमें आपको तो, हम लोग बस सीए कर रहे हैं, हमें नहीं होगा किसको होगा, ठीक है। तो हमें आपको तो नॉलेज है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग उनको नॉलेज नहीं है, तो फिर वो क्या करें, तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप यूलिप खरीदो, आप पैसा रोज रोज मैनेज मत करो भाई, आप पैसा दे दो, बस आपके बिहाफ पे कोई और मैनेज करेगा उसको, ठीक है। यूनिट लिंकिंग इंश्योरेंस प्लान। अब उससे क्या होगा, इंश्योरेंस प्लान है, आपका सेफ्टी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पैसा तो जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारा डूब ही जाएगा, और बल्कि प्रॉफिट होगा तो बहुत मिलेगा, नो डाउट, अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में कुल मिला के पैसा लगेगा। अब ये कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, टीसीएस हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो ये सब कंपनियां जो हमारी इन्फोसिस हैं, विप्रो हैं, ये कंपनियां हमारे देश को एक तरह से रिप्रेजेंट करती हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की बात अगर मैं करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये कंपनियां एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन कंपनियों में आम आदमी का एक फेथ होना ये बहुत जरूरी है, इन कंपनियों से आम आदमी अटैच रहे ये भी बहुत जरूरी है। तो उन कंपनियों में आम आदमी इन्वेस्ट करे, उसमें भरोसा दिखाए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यूलिप वाला ऑप्शन यहाँ पर रखा, ठीक है। आगे चलेगा, कहते हैं यूलिप में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड पता है क्या होता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे कागज ठीक से पढ़ें। तो म्यूचुअल फंड वही होता है, मान लीजिए कि आप और मुझे, म्यूचुअल मतलब क्या होता है, पारस्परिक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पारस्परिक, ठीक है। फंड मतलब कोष हिंदी में सुनेगा। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं बताऊं आपको, बेसिकली जिन लोगों को मार्केट की नॉलेज नहीं है लेकिन वो मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, दूसरी बात मार्केट में लगाने के लिए बहुत पैसे चाहिए तो वो भी नहीं है, तो मतलब एक तरह का म्यूचुअल फंड बहुत सारा है। आप कभी जाना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, ठीक है, कोटक महिंद्रा का अपना एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। आप डायरेक्ट का moneycontrol.com का भी खोलना, उसमें आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे, आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड है, तो इस तरह से बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, उस म्यूचुअल फंड में आप अपने पास थोड़ा ही पैसा, अगर आपके पास है 5,000 रुपये है तो आप 5,000 रुपये डालो, ठीक है। फिर वो पैसा पहुंच जाएगा किसके पास, आदित्य बिरला ग्रुप के पास। अब आदित्य बिरला ग्रुप ने बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, एक्सपर्ट मतलब मेरे आप जैसे लोग, ठीक है ना, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए करके बहुत सारे लोग आए हैं, आईआईएम एक्सेट्रा से, तो वो ऐसे ऐसे लोगों को बैठा है जिनको मार्केट की बड़ी समझ है, बड़ी नॉलेज है, ठीक है, उनको बैठा रखे हैं। तो ये आम आदमी का पैसा आया, इन लोगों को पैसा मिल गया फंड मैनेज करने के लिए कि भैया अब ये पैसा आप सोचो किस में लगाना है, तो अब वो अपना दिमाग लगाएंगे कि यार इस कंपनी में ऐसा होने वाला है, ऐसी ऐसी खबर आ रही है, तो इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, काम करो इस कंपनी के शेयर खरीद लो, अरे उसका कोई बैड न्यूज है उसके शेयर बेच दो। तो मतलब ये चीज, यानी कि आम आदमी का पैसा है उसको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट लोगों को बैठा दिया गया है। अब क्या हो रहा है, अब ये मैनेज कर रहे हैं, तो इसके बदले में क्या होगा, जो भी इनकम आएगी उसमें से कुछ कमीशन काटा जाएगा हम लोग का, मतलब जिन्होंने दिमाग लगाया है उनके दिमाग लगाने के एवज में उन कुछ कमीशन काट लिया जाएगा और बाकी पैसा इन्वेस्टर का ही रहेगा, जो रिटर्न मिलेगा वो इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा। तो एक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक गरीब आदमी भी, छोटा आदमी भी वो कंपनियों में पैसा लगा सके, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सके और उससे उसको आने वाला प्रॉफिट मिल सके। तो ऐसे म्यूचुअल फंड और यूटीआई दोनों एक ही चीज है ऑलमोस्ट। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड, इनके यूनिट्स जो हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड, जैसे आप कंपनी में खरीदते हो शेयर बोलते हैं, ठीक है, कंपनी में जब आप खरीदते हो शेयर बोलते हैं, जब म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो तो उसमें यूनिट्स मिलता है, शेयर नहीं मिलते, यूनिट्स मिलते हैं। तो ऐसे नोटिफाइड यूनिट्स, वो यूनिट्स जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, वैसे अगर आप यूनिट्स लेते हो तो भी आपको एटीसी में, ऐसा नहीं कोई भी यूनिट ले लिया तो आपको छूट मिलेगा, म्यूचुअल फंड कोई भी खरीद लिया तो आपको एटीसी में छूट मिलेगा, नहीं, म्यूचुअल फंड जो कि नोटिफाइड है गवर्नमेंट द्वारा वो आपको एटीसी में छूट मिलेंगे। अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कौन से नोटिफाइड है, ठीक है, इसलिए एटीसी अभी पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। हाँ, मेरे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकली आपको जानना है तो अभी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा कि भैया अब कौन से यूनिट नोटिफाइड है, कौन से नहीं है, तो वो सब आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, अगली बात, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड और यूटीआई के पेंशन स्कीम्स जो नोटिफाइड हैं उसमें भी अगर आप पैसे लगाते हो तो वो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, अगली बात, सुकन्या समृद्धि योजना, सॉरी, ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा चल रहा है आजकल, ठीक है, बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, तो वही सुकन्या समृद्धि योजना मोदी जी की लाई हुई एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि। अब ये स्कीम है तो स्कीम, इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो क्या करें, मुझसे पूछें ना, मुझसे ना पूछें, मुझे फ़ोन ना करना इसके लिए, एक काम करना, पड़ोस में एक बैंक होगा कोई, वहाँ चले जाना, कहना भैया मुझे सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डालने हैं, ठीक है, तो पहले तो आप पे हंसेंगे, कहेंगे तुम्हारी बच्ची कब हुई, ठीक है, तो ठीक है, जो भी होगा अवॉइड कर देना, फिर कहना नहीं वो मेरे लिए ही डालने हैं, मेरे पापा ने मतलब मेरे नाम पे डालेगा, कृपया लड़के ना जाएं, ठीक है, या फिर बोल देना मेरी दीदी के लिए डालने हैं, पापा पूछ रहे थे। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में स्कीम है, पूरा जान के आना कि आप इतना इतना पैसा डालोगे आपको 50 लाख रुपए मिलेगा, बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो चाहे उसे शादी कर लेना, चाहे ये कर लेना वो कर लेना, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, तो वो चीज़ है। अच्छा, आपकी बुक्स जो आपको डिस्पैच हुई हैं उसमें ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं होगा, स्टैम्प ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो ये जरूर आप इसमें ऐड कर लेंगे, एक पॉइंट प्लीज लिख लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, सुनिएगा इसके अंदर क्या है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो परचेजर को, भाई खरीद तो लिए, जो भी रेट था उसके हिसाब से हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो अब लेकिन उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। जब रजिस्ट्री कराते हो तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है। रजिस्ट्री ऑफिस किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक आपसे ड्यूटी लेती है, एक टैक्स लेती है, स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं जिसे, और वो स्टैम्प ड्यूटी हाउस प्रॉपर्टी खरीदते समय जो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की है उस स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन भी आपको सेक्शन 80C में मिला करती है, सेक्शन 80C में मिला करती है। सर इतना बड़ा टॉपिक था ये, मैंने कहा हाँ, तब से हम लोग पहला पेज पढ़ रहे हैं सर, देख लीजिए, तब से हम लोग पहला पेज पढ़ रहे हैं, इतना टाइम हो गया, ठीक है, पूरा 1 घंटा बीत गया, पहला पेज अभी हुआ है। ओके, चलिए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो आप स्टैम्प ड्यूटी एट परचेज, जो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, एक पॉइंट और नहीं लिखा होगा बुक में, वो मैंने भी नहीं लिखा है, ठीक है, मेरी बुक में भी नहीं है अभी करंट में, तो सुनिएगा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये जितना भी डिडक्शन 80C में आपने देखा, ये सब आपको बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आपको जमा करना जरूरी है। अगर आपने पैसा, ये पेबल है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर ये एक्चुअली पेड नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या मतलब है? 80C की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से सुनना, 80C की जितनी भी डिडक्शन इन्वेस्टमेंट है, ये अगर पेबल है एज ऑन 31 मार्च ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये आपका एज ऑन 31 मार्च, ये आपका एज ऑन 31 मार्च ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये आपका एक्चुअली में पेड होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, हमें बात समझ में आती है। तो यानी कि 31 मार्च ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तक ये एक्चुअली पैसा पे हो जाएगा तो डिडक्शन मिलेगी, पेबल है तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये बात आप याद रख के चलेंगे, ये लिखा हुआ नहीं है, और इसको आप चाहें तो लिख लें, ना चाहें तो अगर आपको याद रहता है तो याद रखें, आपकी मर्जी है, ठीक है साहब। तो 80C पूरा हमने पढ़ लिया। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन 80C में कितना मिलेगा? 1.5 लाख का मिलेगा। पहला इन्वेस्टमेंट, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना था स्पेसिफाइड एसेट में, पहला
इन्वेस्टमेंट क्या है, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकते हो। अगर 1/4/2012 के पहले का पॉलिसी है, ठीक है, 1/4/2012 के पहले का पॉलिसी है, तो फिर उसके बारे में क्या क्या उन्होंने प्रीमियम पेड या फिर 20% ऑफ द प्रीमियम वैल्यू या फिर सम एश्योर्ड विच इज लोअर, उसकी डिडक्शन मिलेगी। 1/4/2012 या फिर उसके बाद आपने अगर लिया है तो फिर प्रीमियम पेड या फिर 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच इज लोअर, उसकी डिडक्शन मिलेगी। और अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड डिजीज अंडर सेक्शन 80 DDB या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U से ग्रसित है और 1/4/2013 या फिर उसके बाद अगर आपने पॉलिसी ली है, तो फिर उस केस में आपका प्रीमियम पेड या फिर 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू या फिर सम एश्योर्ड इससे बोलते हैं विच इज लोअर, उसकी डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद हमने कहा कि पीपीएफ में अगर आप पैसा डालना चाहें तो उसमें डाल सकते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें आप डाल सकते हैं पैसा किसके लिए, एसएससी खुद के लिए डाल सकता है, स्पाउस के लिए डाल सकता है, चिल्ड्रन के लिए डाल सकता है, मम्मी पापा की बात यहाँ पर नहीं की गई है। उसके बाद हमने कहा अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो अगर वो पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है तो अगर वो पीएफ कैसा है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, यूआरपीएफ का जिक्र यहाँ पर नहीं है, यानी यूआरपीएफ में अगर आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जाता है तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ या आरपीएफ, एम्प्लॉय के हिस्से वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एनएससी की बात कर ली हमने कि एनएससी आप खरीदते अगर हो तो जितने रुपए का एनएससी आपने खरीदा है उसकी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगी। हाँ, उस पर आने वाला ब्याज जो होगा, जो ब्याज आपको आएगा तो पहले वो इनकम अंडर हेड अदर सोर्स में ऐड किया जाएगा, उसके बाद फिर उसे वो नीचे आके एटीसी में जीटीआई से डिडक्शन दे दी जाएगी। उसके बाद हमने बात की कि अगर रीपेमेंट करते हैं हम हाउसिंग लोन का, अगर हमने कोई हाउसिंग लोन लिया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेज के लिए, तो पहली बात परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन कमीशन एक्सेट्रा, इन चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। किससे लेना है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। अगर आप किसी भी पर्सन से चाहते हैं कि अरे गहरे नथु कैरे से ले लें मुझे डिडक्शन मिल जाए, तो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की तो मिलती थी, पर यहाँ पर डिडक्शन आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट की वो डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। डिडक्शन केवल तभी मिलेगी जब आपने बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा ये लोन। ठीक है, आगे बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो फिक्स डिपॉजिट न्यूज़ जैसा लग रहा है ना, आगे बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में आज की ये ताज़ा खबर है कि शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस से अगर आपने फिक्स डिपॉजिट लिया है, जिसे हम टैक्स सेविंग एफडी के नाम से जानते हैं, और वो 5 साल या उससे ज़्यादा का है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ लग रहा है ना चलो आगे बात करते हैं ट्यूशन फीस की। तो ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आप मतलब उनका रसीद देखना, उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं, एडमिशन के, ग्राउंड के, खेलने कूदने के और कैंटीन के, बहुत सारे होते हैं शुल्क, लेकिन वो सारे शुल्कों की डिडक्शन नहीं मिलती है, केवल और केवल ट्यूशन शुल्क की डिडक्शन आपको मिलती है, और वो भी 2 बच्चों के लिए, और वो उनकी एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए, एजुकेशन फुल टाइम होनी चाहिए। बड़ी कंडीशन है साहब, इतना रट्टा मारते रहो। नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्डों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप पैसा डालते हो तो मिल जाएगा, यूलिप अगर आप खरीदते हो तो भी मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन करते हो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में तो यूलिप जिसे बोलते हैं उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड या फिर यूटीआई के यूनिट्स, नोटिफाइड यूनिट्स अगर आप खरीदते हो तो मिल जाएगा। यूनिट्स पेंशन स्कीम में अगर पैसा खरीदते हो, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो यूटीआई या म्यूचुअल फंड के तो भी मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप पैसा डालते हो तो भी मिल जाएगा, ये मोदी जी की स्कीम है। अच्छा आगे देखिएगा स्टैम्प ड्यूटी, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते समय अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट की है तो उस स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ये बात यहाँ पर कह दी गई है। ओके ठीक है, एक सेक्शन और करते हैं, सेक्शन 80CCC। सेक्शन 80CCC देखिएगा क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। हाँ, सेक्शन 80CCC कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा सर, अभी तो आपने पेंशन की बात ऊपर भी की थी कुछ, हाँ मैंने कहा था ना पेंशन स्कीम नोटिफाइड ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। यहाँ पे म्यूचुअल फंड और यूटीआई की नहीं है, पेंशन स्कीम यूटीआई या म्यूचुअल फंड की नहीं है, यहाँ पे LIC या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी की है। यानी कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप पेंशन स्कीम, पेंशन फंड में पैसा डाल रहे हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी की, मतलब LIC देखो ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिखा है, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और अदर इंश्योरेंस कंपनी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी के किसी पेंशन फंड में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख की मिल जाएगी। किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, HUF को नहीं मिलेगी। बात समझ में आती है। ऊपर क्या था, यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड का नोटिफाइड पेंशन
स्कीम, वो यूटीआई या म्यूचुअल फंड का था। यहाँ पे यूटीआई म्यूचुअल फंड नहीं, यहाँ पे कह रहा है किसी इंश्योरेंस कंपनी का, अगर आपके पास कोई पेंशन फंड है, पेंशन वाला फंड है, तो उसमें अगर आप पैसा डालते हो तो 80cc में डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के। HUF नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे बड़ा झोल भी है, एक बड़ा झोल भी है। चलो एक काम करते हैं, अगला सेक्शन भी इसी के साथ टेकअप कर लेते हैं कि नहीं करें? नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, ध्यान सुनना, अगला क्लास ध्यान से सुनना क्योंकि सस्पेंस है, ठीक है। 80cc क्या चीज है? 80cc सस्पेंस है। एक सेक्शन आएगा 80cce, कौन सा सेक्शन आएगा? 80cce। वो ऐसा सेक्शन है ना कि वो सारा ऐसा जो आप पढ़ रहे हो ना, 1.5 लाख 80c, 1.5 लाख 80cc, अभी CCD में भी पढ़ोगे ऐसा ही तुम, है तो इतना उतना फिर सब जाके ना इतना हो जाएगा, इतना लग रहा है ना, अभी सब जाके इतना सा हो जाएगा जब सेक्शन आएगा 80cc। तो प्लीज सस्पेंस है, उसको आप मेंटेन रखेंगे, उसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट रोक देते हैं, आगे का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम 80cc पढ़ेंगे। थैंक यू।